मेरा फोन करके दे दीजिएगा। हेलो एवरीवन, देखिए तो आज हम लोग करने वाले हैं मेंसुरेशन के जितने भी एसएससी जीडी के सवाल हैं अभी तक के मेंसुरेशन में जो पूछे जा चुके हैं, जो कि बेसिक लेवल भी है, कुछ बेहतरीन लेवल भी है। सभी तरह के क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज करेंगे हम लोग। और मुझे लगता है कि इतना अगर लास्ट में आप करके जाते हैं, कुछ फॉर्मूले में करवा लूं और इतना करके जाते हैं तो बहुत हद तक सही होगा। अभिषेक पांडे जुड़ रहे हैं, थैंक यू। साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है। महाकाल कह रहे हैं कि सेट का सॉल्यूशन दीजिए। गुड इवनिंग रुना कुमारी। देखो मैं शुरुआत में ही क्या करूंगा कि आपका कमेंट ज़्यादा लूंगा, उसके बाद से जब क्वेश्चन होंगे तब मैं क्या करता हूं, फॉर्मूले सारे बताता हूं शुरुआत से अभी से, ठीक है, बिना विलंब, है ना। तो ये स्टूल जरा यहां पर रखेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। अमन कुमार, नेहू क्रिस्पी, कंचन कुमारी, रचना कुमारी, खुशबू कुमारी। जल्दी जल्दी ये शेयर कर सकते हैं आप, जहां भी आपका प्लेटफॉर्म कोई है वैसा जहां शेयर कर सकते हैं तो जरूर शेयर कीजिए। हम लोग आज पूरा मेंसुरेशन का प्रयास करेंगे कि सभी टाइप्स के क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएं जो जीडी पूछा हुआ है अभी तक। तो जो भी बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सहूलियत होगा कि वो एक बार रिवाइज करके जाएं। 10 तारीख से जीडी का पेपर है और ये केवल इस बार के लिए ही नहीं, मुझे लगता है कि ये हमेशा से पूछा जा सकने वाले क्वेश्चन हैं जो कि छाटे के हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले में क्या करता हूं कि फॉर्मूले देखता हूं मैं इसमें, ये कुछ फॉर्मूले हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले 2 डायमेंशनल बॉडी जैसे कि आयत यानी कि रेक्टेंगल, को हम जानेंगे, एक एक कर करके जानते चलेंगे। आयत हम देखो परिमाप को सभी जगह पर किससे डिनोट करेंगे, परिमाप को हम डिनोट करेंगे यानी पेरीमीटर को डिनोट करेंगे हम पी से। हम कहीं भी क्षेत्रफल डिनोट करेंगे तो क्षेत्रफल डिनोट करेंगे यानी कि एरिया को डिनोट करेंगे तो हम डिनोट करेंगे ए से। टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात, अभी तो इसमें केवल क्षेत्रफल होगा 2 डायमेंशनल में, तो ए से डिनोट करेंगे। विकर्ण को डिनोट करेंगे, अगर डायगोनल को डिनोट करेंगे तो इसको हम डी से डिनोट करेंगे। इतना आप लोग समझते होंगे सब लोग, जहां भी होगा किसी भी चीज में तो मैं ये करूंगा, इनसे डिनोट करूंगा। अब रहेगी बात आयत की और वर्ग की। तो सब लोग जानते हैं कि आयत जो है, रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल में लंबाई और चौड़ाई होगा। अगर मैं इसमें एरिया की बात करूं, एरिया तो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होगा। अगर पेरीमीटर की बात करूं तो परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। परिमाप बेसिकली आप जानते हैं कि लेंथ, सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है, यानी कि बाउंड्रियों का योग। तो बाउंड्री कहाँ, ये एल है तो इधर भी एल होगा और ये बी है तो इधर भी बी होगा, तो 2l प्लस बी सभी लोग जानते होंगे। डायगोनल अगर विकर्ण की बात करें तो विकर्ण इसमें आपका ये तिरछा वाला जो लाइन है वो विकर्ण है, और डायगोनल
जो होगा सो एक तरह से हाइपोटेनस होता है इन दोनों का, इसलिए डायगोनल यानी कि विकर्ण का जो लेंथ होगा वो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। एकदम बेसिक बात है। अब यहां पर ये आ गया, उसके बाद से मैं बात करूंगा वर्ग का, स्क्वायर का। वर्ग यानी कि स्क्वायर, कहीं स्पेलिंग में या त्रुटियां कहीं दिखे तो आप अपने स्वतः ही सुधार लेंगे उसको। स्क्वायर है, स्क्वायर में आपका साइड का लेंथ दे रखा है ए और ए मान लो, तो यहां पर इसका एरिया जो होगा वो ए स्क्वायर होगा, यानी भुजा स्क्वायर होता है, सब लोग जानते हैं। और पेरीमीटर जो इसका होगा वो होगा, पेरीमीटर जो होगा सो 4 इंटू ए होगा, और डायगोनल की बात जहां तक रह गया तो √2 इंटू ए होगा। ठीक है, ये आयत का था। मैं यानी कि सरल रूप से कुछ फॉर्मूले आपको रिवाइज करवाते चलता हूं। जैसे अगर मैं 2 डायमेंशनल में बात करूं तो सर्कल की बात करूंगा। सर्कल में आपको यहां पर रेडियस होगा, और रेडियस अगर मैं बात करूं, रेडियस यानी कि आर को मैं आर लिख रहा हूं, त्रिज्या को त्रिज्या यानी रेडियस, और कैपिटल डी व्यास यानी डायमीटर। ये नहीं लिखते हैं, मैं व्यास को 2r लिखूंगा, व्यास यानी डायमीटर। ठीक है, और सरकमफेरेंस यानी कि परिधि, परिधि जानते हैं, सरकमफेरेंस जानते होंगे। पहले तो इसमें एरिया लिखिएगा, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल सब लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है सो पाई आर स्क्वायर होगा, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। और परिधि यानी कि सरकमफेरेंस, परिधि होगा 2 पाई आर, सब लोग ये बेसिक जानते होंगे। और व्यास यानी कि डायमीटर, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, त्रिज्या का दुगना। ये फॉर्मूला है वृत्त का। लेकिन आयत में जो है सो कुछ अलग से, आयत के बारे में ये भी जानिए कि अगर आयत है तो उसमें बीच में रास्ते के बारे में बातचीत करते रहता है, कि कभी कभी कह देगा कि ये आयत है जिसकी लंबाई l है और चौड़ाई b है, इसको बाहर से क्या कर दिया गया, एक रास्ता बना दिया गया, बाहर से रास्ते बना दिए गए जिसकी चौड़ाई कुछ खास मीटर दे दिया हुआ रहेगा, रास्ते की चौड़ाई आपको दे देगा कि भाई साहब ये रास्ता जो था, रास्ते की चौड़ाई w दे देगा, ये जो रास्ता है सो w मीटर चौड़ा है ये रास्ता। तो अगर रास्ते का क्षेत्रफल ऐसे केस में पूछता है, रास्ते का क्षेत्रफल जब रास्ता कहां पर से हो, बाहर से रास्ता हो, बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल अगर है तो ये याद रखना है L प्लस B प्लस 2W, बाहर से रास्ता है तो इंटू 2W। और अगर यही रास्ता इसके अंदर से हो, मान लो ये आयत हो और इसके आंतरिक रूप से रास्ता हो, चौड़ाई आंतरिक रूप से रास्ते की चौड़ाई वही W हो, मान लीजिए चारों तरफ से समान रास्ता हो, W हो रास्ते की चौड़ाई, ये आपका B है और ये पूरा L है, क्लियर है। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ता जब कहां हो, जब आंतरिक रास्ता हो, तो आंतरिक रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा L प्लस B माइनस 2W इंटू 2W। W रास्ते का चौड़ाई है जो चारों तरफ से एक ही है, समझ पा रहे हैं, विजिबल है सब कुछ। जय हिंद सर, सब लोग तेजी से जुड़े, अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी जीडी के छात्र हैं, कम से कम उनको सूचना दें ताकि वो लोग लाइव फायदा उठा सकें। गुड इवनिंग अमित कुमार, रुपेश कुमार, सीमा कुमारी, राजकुमार, अशोक कुमार, तमाम लोग जरूर जुड़े। बढ़ते हैं आगे, ये रास्ते का क्षेत्रफल। लेकिन एक और कंडीशन है जब रास्ते का क्षेत्रफल पूछते रहता है आयत में, वो कंडीशन है कि एक और कंडीशन में अगला लेता हूं कि जब कभी भी अगर आयत हो और उसके भुजाओं के समांतर रास्ते खींचे गए हो, भुजाओं बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन
ये कई बार पूछते रहता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भुजाओं के समांतर अगर रास्ता दिया हुआ है और इस रास्ते की क्षेत्रफल, ये रास्ते का चौड़ाई हर जगह पर बराबर है और भुजाओं के समांतर है, इसका लंबाई आपका एल और चौड़ाई बी दिया हुआ है, अगर मान लीजिए, तो इसका रास्ते का क्षेत्रफल जब बीचों बीच रहता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू होगा, ये आपका रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर आ जाते हैं बात आ जाता है 3D में, यानी 3 डायमेंशनल बॉडी में। उसमें घन घनाभ क्यूबॉइड को देखेंगे। जैसे इसमें अगर हम पहला देखें घन, जो 3D फिगर है, घन या घनाभ पहले देते हैं। घनाभ का मतलब क्यूबॉइड का आप सब लोग स्ट्रक्चर जानते होंगे, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ऐसे हो डिफिनिट रूप से। ये आपका घनाभ हुआ, जिसमें लेंथ है आपका L, ब्रेथ है आपका B और एच इसका हाइट है। देखो इसमें भी मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ सिंबल यूज करूंगा, ध्यान दीजिएगा, सिंबॉलिक रूप से आपको रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इसको हम कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया अगर लिखें कहीं CA से, तो इसका मतलब होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इंग्लिश में समझें टोटल सरफेस एरिया, आप लोग जानते होंगे इंग्लिश मीडियम वाले, एरिया, और ये कर्व सरफेस एरिया। इसका हम देखें अगर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का एक आयतन, वॉल्यूम भी को हम आयतन से डिनोट करें, आयतन को हम V से डिनोट करेंगे, आयतन जिसको आप वॉल्यूम कह रहे हैं, इसको डिनोट करेंगे हम V से। आयतन बराबर होता है हमेशा से किसी भी फिगर का आयतन जो होगा आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आधार जो है आपका L और B, ये वाला आपका आधार है, ये बेस हुआ, तो इसका क्षेत्रफल L गुने B है और गुने ऊंचाई यानी कि H, तो ये इसका आयतन होता है, LBH इसका आयतन होता है, सब लोग जानते होंगे। टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो टोटल सरफेस एरिया होगा 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL। अब इसकी विकर्ण की बात करें, जिसको डायगोनल D से डिनोट कर रहे हैं, विकर्ण की बात करें तो विकर्ण हो जाएगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। हाँ, इसमें एक चीज क्लियर कीजिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये पूछता है कि कुल शीर्ष कितने हैं, तो शीर्ष यानी कि वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स, कुल वर्टेक्स की संख्या। देखो वर्टेक्स हम उजला से डिनोट कर रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8, चार ऊपर कॉर्नर 4 नीचे, यानी कि कुल वर्टेक्स कितने, 8। कुल शीर्षों की संख्या, कुल सतह यानी कि फेस कितने हैं, तो देखो कोई भी घर का कमरा है, उसके जितने फेस हैं, यानी कि एक नीचे एक ऊपर और चारों तरफ से 4 फेस, चारों दीवार 4 फेस, यानी कि 4 और 2 6 फेस टोटल होंगे, ऊपर एक नीचे और फिर चारों तरफ से 4 और 2 6 फेस होंगे। फिर बोलता है कि इसमें किनारा, कुल किनारा यानी कि H, कुल किनारे कितने हैं, तो चारों पिलर जो चारों तरफ से खड़े होंगे, वो चारों पिलर, 4 ऊपर पिलर और 4 नीचे, तो 4 तिया 12 किनारा। कौन कौन है किनारा सर, मैं डिनोट कर देता हूं उसको ग्रीन से या फिर ब्लू कलर से डिनोट करता हूं। ये देखो किनारा 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 साइड से 8 9 10 11 12, ये सब किनारे हैं। तो टोटल एज कितने हैं, 12 हैं। मुझे लगता है कि बात समझ में आ रहा होगा। और इसमें एक पूछता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है सो 2 इंटू L प्लस B इंटू H होगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, लंबा 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये घनाभ के बारे में हो गया
और आप इतना अगर चीज जानते हैं तो बहुत सारी चीजों को आप जवाब दे पाएंगे, सवाल को जवाब दे पाएंगे। अगला सवाल, अगला देखते हैं घन, घनाभ के बाद घन का। घन यानी क्यूब। क्यूब जो होता है वो वर्गाकार सतहों से बना हुआ होता है। चारों 6 जो सतह होंगे इसमें सभी सतह कैसे होते हैं? वर्गाकार होते हैं, स्क्वायर से बने होते हैं। स्क्वायर से बने होते हैं सभी सतह। आप देखो वर्गाकार सतहों से मैं बना रखा हूं इसको, और इसके जो सभी भुजाएं होंगी वो सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका सब बराबर होता है। यानी कि ये ए भी ए है तो ए भी ए है, और चूंकि ये सभी तरफ से वर्ग था ये भी ए ही होगा, ऊंचाई भी ए होगा। इसीलिए इसका वॉल्यूम जो होता है वो ए गुने ए यानी कि ए क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है। इसीलिए इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 6 × a²। 6 सतह हो गए, और 6 सतहों के 6 सतहों का क्षेत्रफल, वर्गाकार सतह है तो एक सतह का क्षेत्रफल a², तो 6 सतह का क्षेत्रफल 6a²। क्लियर हो गया बात? अब बोलता है सरफेस एरिया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल टोटल, या कर्व सरफेस एरिया की बात करें, इसका कर्व सरफेस एरिया या चारों दीवारों का क्षेत्रफल बात एक ही है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 4 गुने भुजा स्क्वायर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया 4 गुने भुजा स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया। और विकर्ण की बात जहां तक है तो विकर्ण बराबर हो जाएगा, यानी डायगोनल बराबर होगा, विकर्ण बराबर होगा √2 × भुजा, √2 × भुजा, विकर्ण बराबर। आगे बढ़ता हूं मैं। घन घनाभ ये हो गया। घन घनाभ के बाद आपका बेलन के बारे में जानेंगे। ये सिलेंड्रिकल आकृति जो एक सर्कुलर बेस पर सीधे ऊपर तक गया है। आप घर में सिलेंडर देखते होंगे, उसी की आकृति का नाम इसको सिलेंडर बोलते हैं, बेलन भी बोलते हैं इसको। इसका आधार जो होता है सो वृत्ताकार होता है, और वृत्ताकार आधार का ये रेडियस है। इसका ऊंचाई हम लोग देखते हैं, और इसका अगर वॉल्यूम लिखेंगे इसका, तो वॉल्यूम इसका लिखेंगे πr²h। इसका टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया 2πr × r+h, और कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो 2πrh। इतना प्राइमरी बात है इसमें, इसको जानना है सबको। वॉल्यूम देखो, ये वीडियो आपको उपलब्ध रहेगा। प्लीज सर, दिक्कत हो रहा है सर, सेट सॉल्यूशन अब नहीं मिलेगा क्या? देखो, सेट का सॉल्यूशन का है बाबू, बहुत बच्चों का 10 तारीख से एग्जाम है, तो मैं चाहता हूं कि सभी को सेट के बदले सबको रिवाइज करवा दूं, ज्यादा बेहतर है। तो मैंने आज उसकी शुरुआत कर रखा है, और हर दिन वीडियो डाले जा रहे हैं। और वैसे भी बहुत बच्चों का 10 तारीख तक खत्म हो जा रहा है, तो अब आप लोग सेट के बजाय ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए रिवाइज करने पर। सेट एक चलेगा रेगुलर, आप उसमें मार के अपना देखिए, लेकिन आप लोगों को लगातार कई 2 महीने तक तकरीबन लगभग 50 सेट के करीब आपको सोल्यूशन करवा, अगर उसी को बढ़िया से देख जाते हैं तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। रही बात कि अभी का सेट का सोल्यूशन चलेगा कि नहीं, सेट का सोल्यूशन अब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर हम लोगों को रिवाइज का किया जाए, तो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा है, देखो ये समझने का है नहीं, आपको सीधा सीधा वीडियो पॉज कीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें आपको समझाने के लिए मैं नहीं, इसमें पहले हम, और ये सारा फॉर्मूला मैं डाल रखा हूं टेलीग्राम पे, लेकिन फिर भी आप यहां पर देखना चाह रहे हैं तो वॉल्यूम बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। और आधार का क्षेत्रफल कितना है? आधार का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, ये वृत्ताकार आधार है, और वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, वैसे बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो बाबू, और हम लोग चाहते हैं कि आज पूरा जितना क्वेश्चन है उस सब सभी को क्या करूं, समझाऊं। तो ये फॉर्मूला जो अभी आपको दिया जा रहा है वो फॉर्मूला या तो आप बाद में नोट करेंगे, या फिर आपको ये पहले टेलीग्राम पर डाल रखा हुआ है, उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है? आइए देखते हैं।
सिलेंडर के बारे में आप लोग देखें, वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है, आधार और शीर्ष का क्षेत्रफल और चारों तरफ से वक्र क्षेत्रफल तीनों मिला। कर्व सरफेस एरिया कितना, 2 पाई आर एच। तो मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ रहा होगा। इतना ही फॉर्मूला यूज होता है बेलन के लिए। लेकिन अगर आपको ये बेलन के बाद शंकु के बारे में, बहुत लोग तो केवल फॉर्मूले न रहने की वजह से छोड़ देते हैं क्वेश्चंस, और ये आपको अब क्वेश्चन छोड़ेंगे तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि एक तो कैलकुलेशन भी दे देता है और फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं आपको। अगर ये गोले का रेडियस आपका आर है तो इसका वॉल्यूम जो होगा तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। और अगर सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा सो 4 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। अगर कर्व सरफेस की बात करें तब भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि इसमें एक ही फेस ही होता है, पूरे गोले में एक ही फेस है, इसीलिए इसका टोटल सरफेस एरिया कहे या कर्व सरफेस एरिया बात एक ही है। लेकिन यही अगर हेमिस्फीयर की बात करें, अर्धगोला की बात करें, अर्धगोला की बात करें तो अर्धगोला को आप देखिए, स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे कि ये इस तरह से गोला होगा और एक सर्कल नीचे में ऐसे दिख रहा होगा। और ये रेडियस आपका यहां पे आर होगा ये। और पता है इसका टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो इसका सीधा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा गोले का, है ना, या अर्धगोला है, वॉल्यूम हो जाएगा आधा, यानी कि आधा का मतलब इसका 4/3 पाई आर क्यूब होता था, इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और इसका टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें जानते हैं टोटल सब, इसमें कर्व सरफेस एरिया होता है, यानी कि वक्र वाला इसमें होता है। वह कर्व सरफेस एरिया जो है, मैं देखिए तब तक आप लोगों का पढ़ लेता हूं। आप ऐसे ही सब दिन लाइव पढ़ाया कीजिए, बहुत आसान है बोलना। देखो बाबू, पॉसिबल तो हमारे लिए भी रहता, लगता है कि हर दिन कुछ काम करें आप लोगों के लिए, लेकिन है क्या कि दिन भर क्लास के बाद फिर से ये करें, जब तक घर पर सेट नहीं कर लें ये सब सारा क्लास, तो मुझे नहीं लगता है कि ये संभव है। मैं क्लासरूम में ज़्यादा देर तक, आप जान ही रहे, गया में अभी ठंड बहुत कड़ाके की है, तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा ये चीज़ें कराया जा सकता है एवरीडे। हाँ, ये बात तय है कि अगर आप लोग सही ढंग से करते रहें तो यकीन मानिए कि बेहतर हम लोग भी करने का प्रयास करते रहेंगे और जरूरत पर आप लोगों का मदद करेंगे। आइए देखिएगा, कर्व सरफेस एरिया जो होगा सो आपको कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा केवल ऊपर वाला, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया जो है सो मिलेगा नीचे वाला भाग और ऊपर का पूरा, यानी कि नीचे वाला भाग पाई आर स्क्वायर ब्रीथ और ऊपर वाला पूरा, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा अर्धगोला में। अब देखो, इसी में गोला, इसमें शंकु लेना, वो सब अलग बातें हैं, केवल इतना प्राइमरी चीजों को आप समझते हैं, इतना से सवाल बहुत ज्यादा पूछा करता है। ये था स्फीयर और हेमिस्फीयर। मुझे लगता है कि अब सवालों की तरफ बढ़ना चाहिए और जहां जहां आवश्यकता होगा वहां वहां हम काम करेंगे। हम ट्रायंगल की बात नहीं किए, थोड़ा ट्रायंगल पर भी बात कर लेते हैं। ट्रायंगल के मेन देखो, वैसे तो ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो त्रिभुज के बारे में बहुत सारे थ्योरम आपको दिखेंगे, लेकिन मुझे पता है कि अगर त्रिभुज की बेसिक बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के प्राइमरी तरीका है कि आधार गुने ऊंचाई, याद रहे आधार और उस आधार के संगत हाइट, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, यानी कि एरिया जो इसका होता है, एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा सो पहला तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा आपको हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, लेकिन याद रहे कि जिस आधार को लिए हैं उसका संगत ऊंचाई। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं आधार हो सकती हैं तो जिस आधार को लिए उसका संगत ऊंचाई लेना होगा। दूसरा है मुख्य वाला, मैं मुख्य केवल बता देता हूं
कि कोई भी त्रिभुज है उसके अगर कोई दो भुजाओं के बीच का कोण है और उन दोनों भुजाओं का लंबाई भी दे रखा है ए और बी, तो ऐसे में इसका एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ऐसे में इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा होगा। ऐसे में अगर आपको पहला ये जो याद रखिएगा, जो कि याद भी होगा, दूसरा बात ये है कि अगर आपको एंगल दिया हुआ रहेगा तब हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। अब ये कैसे आता है, तमाम चीजें क्लास में ड्राइव किए गए हैं, लेकिन अभी आपको सीधा गटक जाना है, याद कर लेना है। आगे मैं देख रहा हूं कि अगर आपसे बात करें कि कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके अंदर में वृत्त दिया हुआ है, सर्कल खींचा हुआ है अंदर में, यानी कि आप कह सकते हैं इन सर्कल है, तो इन सर्कल देने पर रेडियस अगर दिया हुआ है और इसका भुजा की लंबाई दिया हुआ है या फिर परिमाप दिया हुआ है, मान लो कि परिमाप इसका दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है P और अंतःवृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है कितना, अंतःवृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है R। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे केस में हाफ गुने अंतःवृत्त की त्रिज्या गुने परिमाप होगा। मतलब कि हाफ गुने रेडियस और परिमाप यानी कि a प्लस बी प्लस सी होगा। ये आपका जो त्रिभुज पर, केवल त्रिभुज के नेचर पर है, ये तीसरा है महत्वपूर्ण वाला, ये इस पर भी बहुत बार पूछा करता है। चौथा जो महत्वपूर्ण का है सवाल, वो चौथा देते रहता है इस पर कि अगर त्रिभुज है, त्रिभुज के का क्षेत्र, त्रिभुज के बाहर से कोई वृत्त जाता है, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पूछेगा नहीं, मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बहुत आसान लेवल ही इसका पूछता है। ये अगर परिवृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, यानी कि यदि आपको परिवृत्त की त्रिज्या दिया हुआ हो, आर दिया हुआ हो और भुजाओं का गुणनफल दिया हुआ हो, भुजाओं का गुणनफल, जैसे भुजाएं यहां पर दे रखे हैं ए बी सी, तो भुजाओं का गुणनफल मान लेते हैं ए गुने बी गुने सी दिया हुआ हो, तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे केस में क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे केस में होगा भुजाओं का गुणनफल बटा भुजाओं का गुणनफल बटा 4 गुने अपॉन 4 गुने परिवृत्त की त्रिज्या, सर्कल का रेडियस, परिवृत्त का त्रिज्या, सर्कल का रेडियस। जहां भी त्रुटि कहीं भी होता हो बोलने में या फिर लिखने में, तो आप उसको बराबर समझेंगे, क्योंकि इशारे समझते हैं आप बेहतर। मुझे पता है कि आप लोग एक इशारे में आप समझ जाते हैं कि हो क्या रहा है और बोलना क्या चाहते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा, और नहीं तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। कभी कभार मैं कमेंट देख रहा हूं, या फिर कमेंट देखने के लिए यहाँ पर बैठे हुए एक्सपर्ट जो हमको तुरंत बताएंगे सर ये चीज पूछा जा रहा है, आप कमेंट करके चेक भी कर सकते हैं। तो भुजाओं का गुणनफल 4 गुने परिवृत्त की त्रिज्या। अब क्षेत्रफल आपको अब कितना ही करेंगे सर, ऊपर में क्षेत्रफल है वो समझिए आप अपने से। त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजाओं का, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा सो ए बी सी बटा 4 इंटू आर होगा। मुझे नहीं लगता कि ये 4 फॉर्मूले के अलावे मुझे और फॉर्मूले बताने चाहिए। माध्यिका के अनुसार भी क्षेत्रफल निकालता है, ऊंचाई के अनुसार भी क्षेत्रफल निकालता है, यानी सभी ऊंचाई दिए हुए हैं, भुजा नहीं दिया हुआ तब भी निकलता है, लेकिन उस लेवल तक जाता नहीं है, आपको जाएगा भी नहीं। आपको केवल इतना ध्यान देना, और दूसरा ध्यान देना है 5वां में हर त्रिभुज के बारे में, जैसे समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज जानते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल आप लोग सभी लोग जानते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है, सभी भुजाएं जिसके बराबर होते हैं उसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है। अगर सभी भुजाएं बराबर हैं, ए बी सी अगर सभी आपको बराबर हैं, यानी कि ए भुजा है, तो इसका क्षेत्रफल जो होता है
आपको सबको पता होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। मैं फिर देखो वहां पर डायरेक्ट यूज करूंगा, मैंने अभी बता रखा है, आप डायरेक्ट यूज करूंगा। इसका परिमाप की बात करें अगर, तो परिमाप होता है 3 भुजाएं और तीनों इक्वल, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और एक रिलेशन इसमें जानना है कि यदि कभी आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में बोल दे कि सर ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर बराबर हैं, यानी सभी साइड आपका एस लेंथ का है और आंतरिक वृत्त दिया हुआ है इसका, और उसका आंतरिक वृत्त की त्रिज्या आपको आर दिया हुआ है, केवल समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं, समबाहु त्रिभुज। ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज में अगर दिया हुआ है आपको इन रेडियस, और जैसा कि आप सबों को पता होगा कि ऊपर से जो ये आता है ये वाला सरकम रेडियस होता है, यानी शीर्ष से इसके केंद्र की दूरी सरकम रेडियस, यानी कि बड़ा वाला आर दिया हुआ है, या फिर इन रेडियस को हम आई आर से डिनोट करेंगे और सरकम रेडियस को हम सी आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। और ये पूरा जो इस त्रिभुज का मीडियन हो सकता है या ऊंचाई हो सकता है, त्रिभुज का नाम मान लो कि एबीसी है, तो इसका ऊंचाई हो सकता है कौन सा, एडी, यानी कि एडी जो है आपका यहां पर मीडियन है। हालांकि आप जानते होंगे कि समबाहु त्रिभुज का मीडियन हो या हाइट हो या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, एंगल बाइसेक्टर हो, सब बात एक ही होता है, सबका लंबाई एक ही होता है, किसका, समबाहु त्रिभुज में। अगर ये सब पढ़े हुए हैं तो अच्छी बात होगा, ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन आपको ठोस बात याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज में अगर आपको इन रेडियस, सरकम रेडियस, मीडियन या साइड भी कह सकते हैं आप, सॉरी मीडियन या हाइट भी कह सकते हैं इसको, मीडियन को हाइट भी कह सकते हैं, मीडियन या साइड दिया हुआ हो और एरिया डिनोट कर रहे होंगे ए से, ए साइड है और ए जो है सो एरिया है। अगर मैं डिनोट कर रहा हूं ऐसे, तो इसका अनुपात जो होता है वो होता है 1 2 3 2√3 इंटू 3√3। ये इसमें स्पेशल रिलेशन याद रखना है, इस पे सवाल पूछेगा, जब मैं यूज करूंगा तो आपको याद रखना होगा कि एरिया बस ध्यान देना है कि ये इन सभी के वर्ग के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एरिया ऐसे भी रेडियस है और मीडियन और साइड और ये सभी के वर्ग के प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या है, आई आर इन रेडियस, और सी आर क्या है, सरकम रेडियस। इन रेडियस मतलब अंतःवृत्त की त्रिज्या, और सरकम रेडियस यानी परिवृत्त की त्रिज्या। मुझे लगता है कि इतना अगर आप लोग जितना भी बताएं उतना भी केवल बेसिक नॉलेज रखते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ हो सकता है। एक और समबाहु त्रिभुज में पूछते रहता है, किसी भी समबाहु त्रिभुज, मैं बात कर रहा हूं किसकी, समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की। अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज में किसी बिंदु से भुजाओं की लंबवत दूरियां दे रखा हो, यह बहुत पूछता है। किसी भी समबाहु त्रिभुज के लंबवत दूरियां दे रखा हो, लंबवत दूरियों का लेंथ है एक्स वाई, मान लो कि जेड, कोई भी बिंदु ले लीजिए कहीं भी, केवल ये समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। केवल क्या होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। तो त्रिभुज का भुजा तथा भुजा और x प्लस वाई प्लस जेड, यानी भुजा जो है ये साइड है, उसको वो साइड, ये साइड लेंथ है इसका, एस और इसका अनुपात जो होता है वो होता है 2√3 और ये होता है 3, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2:√3 का अनुपात होता है, यानी कि साइड 2 होगा तो ये √3 होगा। इस पे बहुत सवाल पूछते रहता है। परिमाप जो होगा, अब इस पे सवाल कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, एक तो मैं आज करवा रहा हूं उसमें बहुत कुछ मिलेगा, दूसरा की कभी वीडियो स्पेशल इन फॉर्मूले पर डाल दूंगा। समकोण त्रिभुज की बात हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज में हम लोगों को पता है कि इसमें परपेंडिकुलर है, बेस है और ये हाइपोटेनस है। इसमें अक्सर से करके देता है कि बड़ी भुजा पर लंब खींच के आपको पूछते रहता है, बड़ी भुजा पर लंब ये वाला, अगर ये x है तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ गुने पीबी या फिर हाफ गुने
h गुने x एरिया ऑफ ट्रायंगल। मुझे लगता है कि अभी हम लोग फॉर्मूले तक अंतिम तक पहुंचे हैं। ये समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। समकोण त्रिभुज की बात करता हूं। यहां पर समकोण था ए पर और बी और सी है, ये मान लो। तो एरिया आपका ये होगा। अगर समद्विबाहु की बात करें, समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, तो आप समद्विबाहु त्रिभुज में जानते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें तो आप देखिएगा कि कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, अगर वो दे रखा है और आधार दे रखा है, तो यकीन मानिए हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसके की शीर्ष से अगर हम लंब खींचेंगे तो ये सामने वाले को दो भाग में बांट देता है, जिसके कारण ये जो आएगा b/2 आ जाएगा। और हमारा जो AD है वो AD की लंबाई जो होगा, यानी ऊंचाई जो है, वो AD मेरा ऊंचाई हुआ ना, ऊंचाई जो होगा वो आपको a² माइनस b/2 का स्क्वायर का रूट अंडर होगा ऊंचाई। इसीलिए इसका एरिया जो होगा यहाँ, और ऐसे भी क्या कीजिए, ये वाला कर्ण होता है ये ऊंचाई होता है, ये आधार जो होगा सो आधा जो होगा आधार का वो आधार होगा। तो ये तीनों चीजें ट्रिपलेट होंगी। कौन कौन? a b/2 और h, ये तीनों ट्रिपलेट होंगे। ट्रिपलेट समझते हैं ना, पाइथागोरसियन ट्रिपलेट होगा, यानी कि 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये तीन ट्रिपलेट हैं। आप ये समझिए ये तीनों ट्रिपलेट होते हैं। क्लियर है बात? और एडी, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू आधार यानी कि b इंटू ऊंचाई यानी कि a² माइनस b/2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला ना यूज करें, आप ट्रिपलेट पर लेके आ जाएं इसको। मुझे लगता है काम हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज तक हम लोग बात कर लिए, समकोण त्रिभुज बात कर लिए। समकोण त्रिभुज में एक चीज याद रखिएगा कि इसका अंतःवृत्तीय त्रिज्या बराबर होता है p + b - h/2। मैंने तमाम फॉर्मूले एक वीडियो में तकरीबन पिरो कर रखा है। अब आप देखना है कि ये तमाम फॉर्मूले आप किस तरह से लेते हैं, या फिर वीडियो आप रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं। रिकॉर्ड करके उसको पॉज करके आप देखते हैं नहीं, क्योंकि इतने फॉर्मूले आपको दिखाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि सब सारे आप समझ रहे होंगे। शायद वीडियो चल पा रहा है कि नहीं, देखिएगा एक बार जरा। ठीक है, मैं बढ़ता हूं क्वेश्चनों की तरफ। जरा सा इसको देख कर एक बार बताइएगा हमको। मैं क्वेश्चन लेता हूं और क्वेश्चनों के माध्यम से, चूंकि हमने ये तकरीबन फॉर्मूले बताए हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं सभी हमने इसमें प्रयास किया है कि आपको दे दिया जाए। एक बार और जरा सा देख लीजिए फॉर्मूले को। मैंने पहले आयत के बारे में बताया, वर्ग के बारे में बताया, उसके बाद से हमने सर्कल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, उसके बाद हमने रेक्टेंगल में रास्ता जो है उसके बारे में डिस्कस किया, उसके बाद से रास्ते में 3 तरह के रास्ते बताए हमने, उसके बाद से घनाभ के बारे में बात किया, उसके बाद घन के बारे में डिस्कस किया। सभी फॉर्मूलों को एक बार जरा सा देखिएगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया बेलन के बारे में, उसके बाद हमने डिस्कस किया शंकु के बारे में, कोण के बारे में। ये आपको नाम नहीं लिखा तो या शायद कंफ्यूजन होगा, कोण के बारे में यानी शंकु है ये। फिर शंकु के बाद हमने सभी के बारे में फॉर्मूले लिखा है और कुछ डिनोट करने जो किए हैं उसके लिखे हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया आपको पहले बताया गया है। ये तमाम बहुत इंपॉर्टेंट ये सब फॉर्मूले। ये भी छिन्नक के बारे में हमने एक जगह लिखा है, क्योंकि होता क्या है कि कई बच्चों को एक जगह पर मिलते नहीं फॉर्मूले बहुत, और हालांकि हमने डाल रखा है। अब इतना ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम इतना तो आपको केयर करना होगा। मैं आगे क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। सवाल देखिए और बताने का प्रयास करेंगे जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं। पहला सवाल हम लोग देखते हैं, बनाइए आप लोग सवाल को। पहला सवाल हम देख रहे हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं। गुड इवनिंग गौतम सिंह, विक्की कुमार, अजीत कुमार, कुंदन कुमार,
कुंदन यादव, जयपाल, विवेक, आलोक, मोनू, ज्ञानशु कुमार, अनामिका कुमारी, सुधीर कुमार गुप्ता, राजकुमार। घन का विकर्ण √3 करके मैंने देखा है। घन का विकर्ण अगर डाउट है तो मैं एक बार देख लेता हूं। घन का विकर्ण का कहीं दिक्कत हो रहा है किसी को क्या? तो मैं देखता हूं घन का विकर्ण। ये रहा घन, घन का विकर्ण। ये मैं यहां पर गलत शायद लिख रखा हूं, ये √3 ये होगा, सही है। घन का विकर्ण जिनको भी डाउट है, घन का विकर्ण √3 ये होगा। हाँ बिल्कुल राजकुमार, इसी तरह से अगर कहीं भी कोई डाउट लगता है जरूर कमेंट करके पूछ लें। आंसर पहले का बता रहे हैं डी। जितने लोग जुड़े हुए हैं जरूर क्या करिए, कमेंट करके बताइए। पहला सवाल, दो वर्गों का क्षेत्रफल 16:9 है। याद रखिए बाबू, पहले हम लोग बता रहे हैं कि प्रश्नों के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, देखो हम लोग हो सकता है कि अगले वीडियो में भी इसको हम कंटिन्यू करें, लेकिन आज हम लोग क्वेश्चनों के माध्यम से कॉन्सेप्ट भी करते चलेंगे। जैसे मान लो कि वर्ग का 2 वर्ग है और वर्ग का एक भुजा A1 है और दूसरे वर्ग का भुजा आपका A2 है, तो आप जानते हो कि वर्ग का विकर्ण जो होता है वो होता है सर √2 × A1 और √2 × इसका दूसरे वाला का हो जाएगा कितना, A2। परिमाप भी सर आप जानते हो कि परिमाप जो होता है सो होता है 4 × A1 और इसका होता है 4 × A2। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है आपको सर क्षेत्रफल होता है A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर। क्या आप बता सकते हैं कि सभी का अनुपात क्या होता? अगर पहला और दूसरा का अनुपात बात करूं तो पहला का भी अनुपात यानी कि वर्ग के भुजा का अनुपात जो होगा, साइड का अनुपात होगा, वो हो जाएगा क्या, A1:A2। अगर मैं विकर्ण की भी अनुपात बोलूं तो जो भुजा का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा, विकर्ण का भी। अगर परिमाप की बात करूं तो जो भुजा का अनुपात होगा वही अनुपात होगा किसका, परिमाप का भी। और अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो जो इन लोगों का अनुपात हो रहा है उनके वर्गों का अनुपात ही होगा क्या, क्षेत्रफल का अनुपात। तो ये बात को आप क्लियर करके, कहीं शंकों में भी डाउट है क्या? 1/3 नहीं किए हैं क्या शंकु में? वॉल्यूम में शंकु में भी कहीं डाउट है, यहां पर 1/3 होना चाहिए। और कहीं कोई डाउट है किसी को? 1/3 शायद छूटा हुआ है या फिर बैक किए होंगे तो डिलीट हो गया होगा। मैं एक बार फिर से सुधार ले रहा हूं इसको। और कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएंगे। 1/3 πr² होगा, πr² + πrl। मुझे लगता है और बाकी जगहों पर सही जगह पर है, सभी जगह। ये 1/3 क्यों होता है पता है, मैंने बताया भी है फिगर बना के। मैं बताया कि इसी का भाग होता है 1/3, इसी का होता है ये 1/3। जब ये ऊपर वाला भाग हटता है तो आपका ये 1/3 हो जाता है, इसी का 1। और इवन कि मैं ये भी बता रखा था उस समय कि कोई भी फिगर हो गए अगर ये सीधा ऊपर तक जाते हैं तो जो वॉल्यूम आएगा, देखो वॉल्यूम आएगा उसका अगर जाके ऊपर तक मिल जाते हैं तो वो आपको उसका क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अगर जाकर ऊपर तक मिल जाते हैं तो ये 1/3 हो जाता है किसका, इस वाले का। इसका वॉल्यूम अगर भी है तो इसका वॉल्यूम निश्चित तौर पर 1/3 × v हो जाएगा। यानी कि कोई भी सिलेंडर है तो सीधे से ऊपर तक गया है तो जो इसका आयतन होगा ना उसका 1/3 हो जाएगा इसका आयतन। इसीलिए प्रिज्म और पिरामिड में प्रिज्म का जो आयतन होता है उसका 1/3 होता है। तो यहां पर कहीं मिसिंग होगा, मिस हो गया होगा कि 1/3 इसका। और कहीं भी देख लीजिएगा, अगर होता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, सवाल तरफ चलता हूं। पहला सवाल आपको देख रहे थे और हम कॉन्सेप्ट उसमें बता रहे थे पहला सवाल में। हाँ, पहला सवाल में बात कर रहे थे कि कभी भी इस तरह से देता हो तो क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर होगा और बाकी जो होगा, जो वर्गों के भुजा का जो अनुपात होगा वही होगा। यहां पर किसका दिया हुआ है, 2 वर्गों का, पहला और दूसरा का। क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 16 अनुपात कितना, 9। मुझे लगता है
कि इसका साइड का अनुपात आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके वर्गमूल के समानुपाती होगा, यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 4:3, और इसीलिए परिमाप भी जो होगा सो 4:3 ही होगा। क्योंकि आपने देखा कि जो भुजा का अनुपात होगा वही किनका पेरीमीटर का अनुपात आ रहा है। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। 4:3 परिमाप का अनुपात होगा इनका, और 4 12 3 9 कहीं है क्या, नहीं आ रहा है। चर्चाओं का 4 12 ये कुछ, और यहां पर 16 और 12 काटेंगे तो क्या मिलेगा, चर्चाओं का 16 और 4 12 यानी 4:3 मिलेगा। कई बार ऐसे भी दे दे रहा है। देखो क्लियर है मामला, समझ में आया क्या ये बात, ये सवाल समझ में आया कि कहीं भी अगर वर्ग का होगा तो इस तरह से करेंगे। अगला सवाल देखेंगे, एक पहिया 400 चक्कर लगाता है और 60 किलोमीटर दूरी तय करता है। एक सर्कुलर पहिया 400 चक्कर लगाता है और 60 किलोमीटर दूरी करता है। पता है एक चक्कर लगाने में ये 2πr दूरी तय करेगा। एक चक्कर लगाने में ये 2πr दूरी तय करेगा एक चक्कर में। लेकिन अगर 4000 चक्कर लगाता है, सॉरी 400 नहीं, देखो मैं गलती बोल रहा हूं और लिख दूं तो उसको संभालना है। 4000 चक्कर लगाता है तो 2πr इंटू 4000 लिखेंगे, जिसके बदले 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि 60 किलोमीटर को लिखेंगे अगर मीटर में हम, तो यहां पर 3 जीरो और लिखना होगा। तो त्रिज्या मीटर में क्या है, मुझे लगता है इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। काटिए पिटिए आंसर निकालिएगा। इसको काटेंगे तो 4 जीरो आपका कट जाएगा, यहां पर 3 जीरो कटेंगे इन तीनों से, और 15 चौका 60, 15 बार में, तो R बराबर 15/2 इंटू 3 या पर 22/7 ले लीजिए, ऊपर में कर दीजिए 7, तो 22 दूनी 44 और 15 सते 100, 105/44 लगेगा कितने बार में। पहिए की त्रिज्या आपको 4 दूनी 8, यानी कि 2 से ज्यादा, एक ही ऑप्शन है 2.39, सभी का आंसर 2.39 होगा। 16:12, मुझे लगता है कि जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। अनीश कुमार ठाकुर, दीपक राज, विकी कुमार, राजकुमार, सुधीर कुमार गुप्ता, तमाम लोग इसको समझ रहे होंगे। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। सवाल आगे है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, उनको आधारों का अनुपात। अब देखो हमें पता है कि क्षेत्रफल त्रिभुज का क्या होता है। पहले कह रहा है दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है और उनके आधारों का अनुपात 3:4 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी अभी डिस्कस किए हैं कि हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। अब देखिए अगर दो त्रिभुजों की बात है तो त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 का अनुपात अगर करें तो हाफ हाफ कट जाएगा, केवल आधार और ऊंचाई का गुणनफल का ही अनुपात बचेगा। मान लीजिए पहला का आधार b1 और दूसरा का आधार b2 है, तो और h1 ऊंचाई और h2 ऊंचाई दूसरा का है, इसका b2 ले लेते हैं, तो यानी कि यही क्षेत्रफल का अनुपात आएगा, दोनों का गुणनफल आएगा क्षेत्रफल का अनुपात। अच्छा, और यहां पर क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है, यानी कि b1 इंटू h1 बटा b2 इंटू h2 बराबर आपका दे रखा है 1/2, ठीक है, 1/2 दे रखा है। चूंकि ये हाफ से हाफ तो ये कट जाने वाला था, आप समझ पा रहे होंगे बात को। और इसमें जानते हैं उनके आधारों का अनुपात, दोनों का, पहला और दूसरा का, जो हम b1 और b2 माने हैं, इनके आधारों का अनुपात ये दे रहा है 3:4। देखो कहीं b2 छूटा है तो केयर करिएगा, वो सब समझिएगा, मुझे याद दिलाइएगा तो मैं लिख दूंगा उसको। अब आपको यहां पर लिख देना है b1 का बोले तो 3 और इंटू h1 बटा b2 यानी कि 4 इंटू h2 बराबर हाफ 1/2। इसीलिए आपको h1 और h2 का अनुपात मिल जाएगा 1/2 गुने 4/3 यानी कि 2/3। h1 और h2 का अनुपात 2:3 होगा। आप लोग समझ में आया होगा इसको, ये सवाल।
यानी कि कभी भी दो त्रिभुज का है तो उसका b1 b2 दोनों का आधार मान लीजिए और दोनों का ऊंचाई h1 और h2 मान लीजिए। ऐसे करेंगे आसानी से। और वैसे भी आप समझिए कि अगर आधार और दोनों का गुणनफल होता है तो क्यों ना इसमें हम भागा दे दें 3 अनुपात। इसको शॉर्ट अगर आप समझते होंगे इतनी बात तो ये समझिएगा कि एरिया का अनुपात दिया हुआ है बाबू, एरिया का अनुपात दिया है 1:2, एरिया का अनुपात दिया हुआ है 1:2 और साइड का ये आधा ऊंचाई का अनुपात दिया है, ऊंचाई का अनुपात निकालना है, ऊंचाई का अनुपात निकालना है और आधार का अनुपात दिया हुआ है कितना 3:4। तो क्या नहीं लगता है आपको कि ऊंचाई का निकालना होगा तो हमें इनको भागा दे देना होगा, इन्हीं दोनों के गुणनफल से तो ये मिला होगा। तो हम 1/3 और वहां पर 2/4 भाग कर देंगे, जिसके कारण ये 2 दूना 4 यानी 2:3 आ जाएगा। किसका? तो ये ऊंचाइयों का अनुपात। मुझे लगता है कि पहले ही काम हो चुका था, लेकिन अगर आप समझते होंगे इन बातों को नहीं तो वहां से भी समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि क्लियर हुआ है बात। सवाल हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। 2 अनुपात सभी का है। दीपक राज, सुधीर कुमार, मैं पढ़ता हूं तब तक आप इसको बनाएंगे। सुधीर राज, प्रिंस कुमार, अजीत कुमार, ब्रजेश कुमार, बी आंसर है। रविरंजन कुमार, बी आंसर है। 2:3 कह रहे हैं, 2:3 होगा। ये दिल मांगे मोर का भी बी आंसर है। आंसर बताइएगा, मैं ऑप्शंस की तरफ से हटता हूं। देखो जितना देर आज मैं कर सकता हूं, जितना देर आपका सवाल जवाब मैं सारे सवालों का प्रयास करूं, चूंकि आज हमने पूरा फॉर्मूला बताया फिर से, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जहां भी आपको एक बार मैं फिर से जाते वक्त ये दिखाऊंगा, जहां भी त्रुटियां हैं उसको सुधार ली गई हैं। अगर किन्हीं को दिक्कत है तो उसमें मैं देख लूंगा। यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4945 है। अभी आपने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा, क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr1 r का स्क्वायर होता है ना, 4πr का स्क्वायर होता है। अब इसमें दो गोले हैं तो सोचिए, अगर मैं 4π एक का रेडियस में मैं मान लू त्रिज्या r1 इतना स्क्वायर, अनुपात दूसरे का 4π r2 का स्क्वायर मानूंगा, तो आप देख रहे हैं एरिया का अनुपात जो आएगा वो r1 का स्क्वायर अनुपात r2 का स्क्वायर होगा। वैसे भी क्षेत्रफल जो है सो वर्ग के समानुपाती होता है और वॉल्यूम जो है सो घन के समानुपाती होता है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो आपका, देखो उल्टा लिखा रहा है, केयर करिएगा। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 4/3 पाई r1 का क्यूब और 4/3 पाई r2 का क्यूब। अगर आप देखिएगा तो ये कट जाएगा 4/3 पाई और ये मिलेगा r1 का क्यूब अनुपात r2 का क्यूब। किसका आयतन? वॉल्यूम का। तो आप रेडियस का अनुपात एरिया का दिया हुआ है कितना बाबू? ये दिया हुआ है 49/25, है कि नहीं? अगर मैं r का वैल्यू निकालूं तो r का वैल्यू यानी कि त्रिज्या, रेडियस की बात करूं तो रेडियस निकलेगा, त्रिज्या निकलेगा, जानते हैं क्या? त्रिज्या का अनुपात यानी कि r1 और r2 का अनुपात क्या हो जाएगा? इनका वर्गमूल यानी 7:5 हो जाएगा। चूंकि ये वर्ग के समानुपाती है इसलिए त्रिज्या r1:r2 कितना होगा? r1:r2 होगा 7:5, और इसीलिए वॉल्यूम का अनुपात जो निकल के आएगा वो 7 का क्यूब और 5 का क्यूब होगा, जो कि आपके आंसर 55 125 और 7 49 343 इसमें आपको दे रखा है। यानी कि आंसर आप सबों का है 343:125। ए आंसर है। मुझे लगता है कि बढ़ना चाहिए अगले सवाल तरफ। देखिएगा प्रश्न, सवाल अगला है आपके सामने, देखता हूं कितने लोगों का आंसर आ रहा है, और क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखें। जैसे 5 है तो 5 का आंसर बताएं। यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो वह मूल क्षेत्रफल का 1.96 गुना हो जाएगा। तो बोलता है
कि आयतन बढ़ा दिया जाता है तो आयतन कितना बढ़ जाएगा। शंकु का आधार का क्षेत्रफल बढ़ाया गया है तो वह मूल क्षेत्रफल का 1.96 टाइम्स हो जाएगा यदि आयतन बढ़ा दिया जाता। यहां पर थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है ये, इसमें यहां पर ऊंचाई के बारे में कुछ कहा है क्या? किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है, वह मूल क्षेत्रफल का इतना गुना हो जाता है। तो क्षेत्रफल बढ़ाया है यानी कि रेडियस पता लगा होगा। तो यदि आयतन बढ़ा दिया जाता है, अब बताइए मूल क्षेत्रफल, यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, आइए देखते हैं, यानी कि 100 से देखो ये कितना गुना हुआ, 1.1 से 1.96 गुना हो गया क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ये आपको 100 से 196 हो गया है। और अगर केवल क्षेत्रफल बढ़ा है ये, यानी कि आर वृद्धि हुआ होगा और रेडियस इसका जो बढ़ेगा, रेडियस जो होगा सो 10 से 14 होगा, यानी कि 10 से 14 हुआ तो आपको कितना % आंसर होगा इसका? कहने का मतलब है कि यदि आधार का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, यहां पर ऊंचाई के बारे में चर्चा नहीं किया, यानी कि ऊंचाई को कांस्टेंट रखा गया होगा। ऊंचाई को क्या होगा? कांस्टेंट रखा गया होगा। आर से कोई मतलब नहीं है। ऊंचाई यहां पर लिखना चाहिए सवाल में कि यदि ऊंचाई ना बदला हो, यानी कि आपको समझना है कि ऊंचाई नहीं बदला है, केवल एरिया हुआ है 100 से 196, तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? तो वॉल्यूम जितना % एरिया बढ़ेगा ना, उतना ही % वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ा है कितना %? 96%। 100 में 96 यानी कि वॉल्यूम भी कितना बढ़ जाएगा, इसलिए वॉल्यूम बढ़ेगा कितना? 96%। और वैसे भी आप एक बात समझिए कि जो एरिया है यानी कि वॉल्यूम जो है सो आधार क्षेत्रफल, वॉल्यूम जो समानुपाती होता है क्षेत्रफल और किसके समानुपाती होता है? क्षेत्रफल और ऊंचाई के समानुपाती होता है। ऊंचाई का कुछ अता पता नहीं है, ऊंचाई का कुछ अता पता नहीं है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम उतना ही बढ़ेगा जितना कौन बढ़ेगा? क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्योंकि ऊंचाई आपका कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम उतना ही बढ़ेगा जितना कि क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो कितना % क्षेत्रफल बढ़ा है? क्षेत्रफल बढ़ा है सर 96%, इसीलिए वॉल्यूम भी बढ़ेगा कितना? 96%। यहां पर मतलब क्वेश्चन मिसिंग टाइप का जरूर लग रहा है, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो समझना है कि वो कांस्टेंट है। कौन? ऊंचाई। तो इसका आंसर सभी का 96% होगा। गया स्टूडेंट तमाम लोग। आगे मैं क्वेश्चन दे देता हूं और क्वेश्चन बनाएंगे, मैं तब तक कमेंट आपका पढ़ता हूं। राखी कुमारी रिकवर का भी आंसर है। पंकज टेक्निकल इंग्लिश, मुस्कान गुप्ता, निशा सिंह, तमाम लोगों का आंसर सही है। 5 का आंसर बी है। अनीश कुमार ठाकुर, सौरभ गुप्ता, हम 6 बजे वाले हैं। वेरी गुड सौरभ। तो अगला सवाल देखिए, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 246.4 लीटर है, यदि ऊंचाई 4 मीटर है तो आधार का व्यास क्या होगा? देखो ऊंचाई का एक बेलनाकार टैंक का क्षमता यानी वॉल्यूम तो बोलता है, क्षमता मतलब वॉल्यूम है, जो कि क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन जिसका दे रखा है 246.4 लीटर दे रखा है, और ऊंचाई 4 मीटर है, तो आधार का व्यास क्या है? एक बात और ध्यान दीजिए कि आपको समझना होगा कि 1000 सेंटीमीटर क्या पूछ रहा है? ये व्यास पूछ रहा है। तो ये कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, इसमें आप लिख लीजिए मीटर ऊंचाई यानी 22/7 गुने आर स्क्वायर और गुने एच आपका कितना है? 4 बराबर 246 यानी कि 2400। कहीं लिखने में गलती होता है तो केयर करेंगे, बटा 10, और आपको आर स्क्वायर बराबर निकलेगा 4 से काटेंगे आपको 2 × 10 और 12 दूनी 24 और 32 दूनी 64। 11 से कट जाता होगा ये दोनों, 11 दूना 22, 11 से कटेगा एक बार में, तो फिर 11 लगेगा, 11 दूना 22, 112 बार में कटता है। 2 से कट जाएगा ये, 5 दूनी 10, 6 दूनी 56 टाइम्स, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर 4 से भी कट जाता है, ये तो 4 से भी कट जाना चाहिए, 4 9 14 × 4 = 56,
और यहां पर गुना हो रहा है 14 गुने 7/5। अब इसमें दिक्कत है कि आर बराबर निकालना है, तो आर बराबर यहां पर 5 नीचे में आ जाता है, जिसके कारण परेशानी हो रहा है। ये लीटर में है तो एक काम कीजिएगा, लीटर को अगर मीटर में बदलना है तो आपको केयर ही करना पड़ेगा। 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। ये आपको जो दिख रहा होगा वो आपको यहां पर हालांकि लीटर दे रखा है, ये गलत लग रहा है, क्योंकि यहां पर मीटर में रहना, लीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, जो कि नहीं काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 से या फिर 14 से। यहां पर 7, ये आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 7 इंटू √2 बटा √2 अपॉन √5 हो जाएगा। ये तो 7 से कुछ ज्यादा आ रहा है, जो कि आएगा ही नहीं कभी भी। यानी कि अगर मुझे आर बराबर, हालांकि यहाँ लीटर नहीं, यहाँ पर मीटर क्यूब लिखिएगा तभी ये बनेगा, क्योंकि लीटर और मीटर में थोड़ा फर्क हो जाता है। ठीक है, अगर ये मीटर क्यूब रहना चाहिए तब बनेगा, और तब आंसर क्या आएगा, ये आ जा रहा है 7 गुने √2/5। और ये लगभग, अगर 2r व्यास पूछ रहा है, अगर व्यास की बात करें तो 2r बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 √2/5, जो कि आपको 0.28 मीटर के करीब आएगा। ये कैलकुलेशन करिएगा। लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि क्या दिया हुआ है, लीटर दिया हुआ है और यहाँ क्या है मीटर है, तो इसको बदलना चाहिए। ठीक है, वैसे याद रखिएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, ये याद रखना है। लेकिन यहां पर मीटर क्यूब होना चाहिए, तभी इस तरह से बनेगा। समझ में आ रहा है? अगले प्रश्न की तरफ। 6 का बी होगा सर, 2.8 होगा, 0.28 मीटर होना चाहिए, क्योंकि ये 14 है और ये आपको कटेगा तो और भी, यहां पर आपको ये काम कर सकते हैं, आप निकाल के देखिएगा। मुझे लगता है कि आंसर होना चाहिए इसका 0.28, यानी कि सी ऑप्शन होना चाहिए। प्रश्न संख्या अगला बढ़ते हैं। सर बुक से बना रहे हैं परसेंटेज का, कुछ मैथ्स नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम क्लास कब से रहेगा? हर संडे को रहता है, और हर संडे को भी रहता है, और 11 बजे से भी प्रॉब्लम क्लास रहता है। आपको जिनको भी डाउट है 11 बजे से आकर पूछ सकते हैं अगर आपके पास समय हो, और हर संडे को आपको 7 बजे से रहता ही है प्रॉब्लम क्लास। एक वर्ग ए का विकर्ण a + b है। क्या करना, वर्ग ए का विकर्ण दिया हुआ है a + b, और जिसका क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल का दोगुना है। एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग ए का विकर्ण कितना है a + b। एक दूसरा वर्ग जो है, मान लेते हैं कि दूसरा वर्ग b है, एक वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल a के वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। इसका क्षेत्रफल जो है ना यानी दूसरा विकर्ण जो है, दूसरा वर्ग जो है, उसका क्षेत्रफल पहलका का क्या है, दुगुना है। एरिया की बात कर रहा है। तो क्या पूछता है, उसका विकर्ण पूछता है, किसका, दूसरका का, जिसका क्षेत्रफल a के वर्ग के क्षेत्रफल का क्या है। अब बाबू इसका विकर्ण अगर a + b है, तो आपको पता है विकर्ण या भुजा ये सभी जो हैं, सो अगर क्षेत्रफल दुगुना हुआ है तो विकर्ण √2 गुना हो जाता, मतलब कि आपको इसका वर्गमूल हो जाता है। ये समझ रहे हो बात? यानी कि अगर क्षेत्रफल 1 से 4 होता ना, तो साइड या साइड हो या विकर्ण हो या व्यास हो, सभी वर्ग का अगर विकर्ण हो या भुजा हो या परिमाप हो, सभी 1:2 हो जाता। समझ रहे हैं? वर्गमूल हो जाता है। यहां पर ये एरिया दिया हुआ है 1:2, तो विकर्ण हो जाएगा √1:√2, यानी कि 1:√2। क्लियर है? तो जितना विकर्ण इसका है उसका √2 गुना सीधे हो जाना है। आप भुजा ना निकालें, सीधे बताएं कि भैया यहां पर एरिया दुगना हुआ है, यानी विकर्ण √2 गुना हुआ होगा, क्योंकि भुजा √2 गुना हुआ होगा। और इसीलिए जब इसका निकालना है तो सीधा इसका √2 गुना कीजिए।
और √2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। अब आपको लगता होगा कि सर ऐसे आप कर रहे हैं, क्यों ना हम पहले ये कर लें कि ये विकर्ण दिया हुआ है, तो विकर्ण से पहले इसका हम क्या निकाल लेते हैं, भुजा निकालते हैं, फिर भुजा से हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल निकाल के बी का क्षेत्रफल निकालेंगे, बहुत लेंदी होगा। आप केवल इतना समझिए, मैंने शुरुआत में ही इसको बताया, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी चलना चाह रहा हूं। यहां पर शुरुआत में ही बताया कि किसी भी वर्ग का अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो एरिया जो होता है इसका बाबू, सो वर्ग हो, ये एरिया स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। बाकी चाहे वो परिमाप हो, चाहे वो विकर्ण हो, चाहे वो साइड हो, सभी के भुजा a1 यानी कि 1 डिग्री वाला होगा। लेकिन विकर्ण क्या, ये क्षेत्रफल क्या होगा, स्क्वायर होगा। जो भी क्षेत्रफल होगा उसका वर्गमूल निकालिएगा ना, तो परिमाप का अनुपात निकल जाएगा, भुजा का अनुपात निकल जाएगा और विकर्ण का अनुपात निकल जाएगा। मुझे लगता है कि बात समझ में आ रहा है। तो मैं बढ़ता हूं उस सवाल की तरफ। इसीलिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, इसीलिए मैंने क्या किया, इसीलिए मैं डायरेक्ट क्या किया, एरिया दिया हुआ था तो मैं विकर्ण यानी डायगोनल निकाला रूट करके, और इसका डायगोनल अगर 1 है तो इसका डायगोनल कितना होगा, √2 होगा। यानी कि इसका विकर्ण अगर a प्लस बी है तो इसका विकर्ण √2a प्लस बी होगा, जो कि आंसर आपका सी में है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8। सर 8 नंबर क्वेश्चन जो है एक घनाभ पर है, घनाभ का भी बताया गया है। घनाभ का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका ऊंचाई इतना है। देखो मैं अभी बता रहा था कि किसी भी 3 डायमेंशनल बॉडी का वॉल्यूम जो होता है सो आधार का क्षेत्रफल होता है भाई, और गुने ऊंचाई होता है। अब यहां पर आधार का घनाभ का क्षेत्रफल दे दिया है, ई नहीं यानी कि एल गुने बी दे दिया है ये 34, और ऊंचाई दे है कितना 3.5। तो हमें पता है कि वॉल्यूम तो ऐसे एल बी एच होता है, वॉल्यूम बराबर एल बी एच होगा, यानी कि एल बी यानी 34 गुने 33.5। जो भी आता हो वो 7 से कटने वाला, ये 7 से नहीं कटेगा, ये 7 से नहीं कटेगा, ये 7 से कट जाएगा, ये भी 7 से कट रहा था, नहीं कटेगा ये भी, यानी कि आंसर कौन होगा, सी। क्यों 7 से सर, 3.5 था तो 7 से। दूसरी बात, वॉल्यूम बराबर वैसे भी अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो किसी चीज का आयतन अगर निकालना है जो कि जितना आधार है उतना ही ऊपर तक गया है तो उसका होता है आधार का क्षेत्रफल और गुने ऊंचाई। ये हमेशा याद रखिएगा, इसलिए फॉर्मूला हमेशा से 3D बॉडी के लिए जरूर है और इसको ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। वैसे ये बात क्लियर था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। सवाल है समांतर चतुर्भुज का, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या है जिसका क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं की लंबाई 9 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है। देखो मैंने हर एक चतुर्भुज के बारे में नहीं बताया, मैं चूंकि अभी चतुर्भुज के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया, केवल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया और सर्कल के बारे में और वॉल्यूम 3D के बारे में डिस्कस किया। उतने ही में बहुत ज्यादा समय लग गया, तो मैं कभी भी अगर आऊंगा तो उसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल तो डिस्कस किया, उसमें हम लोग समांतर चतुर्भुज वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेंगे। इस सवाल को देखिए पहले फिलहाल कि एक समलंब के समांतर भुजाओं के बीच समलंब चतुर्भुज, मैं इसी में डिस्कस करता हूं जहां पर भी आपको समलंब चतुर्भुज के कोई समलंब चतुर्भुज है उनके भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, समलंब चतुर्भुज के भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी आपको ये जो h है वो दे रखा है। बीच की लंबवत दूरी क्या है ये पूछता है, जिसका क्षेत्रफल 108 दिया हुआ है और समांतर भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है 9 और 36। यानी कि जो बच्चे केवल फॉर्मूला जानते होंगे वो लोग इसको आसानी से बना पाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते होंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग और गुने ऊंचाई। तो समांतर भुजाओं का योग कितना, क्षेत्रफल दे रखा है आपका कितना, क्षेत्रफल 108 दे रखा है और समांतर भुजाओं का योग देखो सब लोग जानते होंगे इस फॉर्मूले के, समांतर भुजाओं का योग 36 + 9 और गुने h। 36 और 9 45, 45/2 है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो कट जाएगा ये, यहां पर आपको दिखेगा कि ये आपको 45 से कटेगा
108/2 बराबर 45 इंटू एच। 9 पचे 45 वर्णमा टोटल से, और ये 12 6 बार में कट जाएगा। 9 पचे 45 वर्णमा टोटल से, यहां पर क्या मिल रहा होगा, एच बराबर, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 6 आके गुना में हुआ है मैंने यहां पर, और 12 दूनी 24/5 यानी कि 24 दूनी 48 और 5 दूनी 10 यानी 4.8 सेंटीमीटर। डी आंसर है। सब लोग मैसेज कर रहे हैं, राखी का आंसर भी डी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह से कमेंट करते रहे बाबू तेजी से। कहते हैं कि सर जी एक बार बता दीजिएगा, डुग्गू नाम है इनका, कि कौन सा टॉपिक छोड़ना है और कौन सा बनाना है। सबसे पहली बात तो यह है यार कि जितना साधारण जो भी फॉर्मूले हैं, जैसे कि आज हमने डिस्कस किया, उसमें सभी बना, जैसे अब बहुत हद तक नहीं पूछा है चतुर्भुज से तो थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। ट्रायंगल के बहुत ज्यादा नहीं पूछा, समबाहु त्रिभुज के बारे में पूछते रहता है, त्रिभुज के बारे में फॉर्मूले पूछते रहता है। कम से कम जितना आज बताए हैं उतना बेसिक करके रखना है। अब 3 डायमेंशनल बॉडी है, जैसे कि गोला है, स्फेयर, सब के बारे में पढ़ना है जितना बताया गया है आपको आज। मुझे लगता है कि अगर आप क्लास को देख रहे होंगे तो आपको जितने फॉर्मूले बताए गए हैं उतना कंपलसरी है। और इवन कि मुझसे अभी चतुर्भुज के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया, इतना तो कम से कम जानना चाहिए। और ये आखिरी एग्जाम नहीं होता है किसी का, तो हर एग्जाम के लिए इतना आवश्यक है जो भी आपको बताए गए आज। सवाल देखेंगे अगला, और देख रहे हैं कि बहुतों का कमेंट 10 का 64 आ रहा है, 10 का डी आ रहा है। सवाल देखिए, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 64 है। घन का आयतन होता है एक क्यूब। देखो अब ये कितना सिंपल फॉर्मूले पर दे रखा है। घन का केवल याद रखना है आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पता है घन का आयतन कितना होता है, एक क्यूब, और टोटल सरफेस एरिया याद रखना चाहिए एक बार में कि ये होता है सर 6a²। घन घनाभ ये सब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आप आ जाते हैं, फॉर्मूले नहीं रटते हैं और आप सोचते हैं कि आपको सर, तो खैर a क्यूब बराबर हो जाएगा यहाँ पर 64, इसलिए a बराबर दिन दहाड़े देखकर हो जाएगा 4। और अगर a बराबर 4 है तो टोटल सरफेस एरिया आपको नजर आ जाएगा 6 × 4²। अब जब जरूरत होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे फॉर्मूले में, तो गड़बड़ हो जाएगा। 4 चौका 16 चौका 64, सॉरी 4 चौका 16 छक 96, 96 आपका ऑप्शन डी है। कई बार आप समझिए कि केवल बेसिक फॉर्मूले से देता है। अब देखो हमेशा से कोई जरूरी नहीं कि पूरा शंकु गोला में बड़े टफ सवाल बनाओ, आसान सवाल से भी मार्क्स उठाए जा सकते हैं। और आपको केयर करना है कि कौन सा सवाल छोड़ना है, बनाना है। यहां पर देखो समचतुर्भुज का आ गया। समचतुर्भुज के बारे में भी हमने डिस्कस नहीं किया। मैं एक बार चतुर्भुज को भी डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि हो रहा है कि समय ठीक है, समय ज्यादा लगता है, लेकिन चतुर्भुज के बारे में जानना जरूरी है। 2-3 चतुर्भुजों के बारे में बहुत पूछते रहता है। एक चतुर्भुज तो आपका है कि पहला चतुर्भुज के बारे में जो जानना है वो आयत और वर्ग है, जिसके बारे में मैंने बता रखा है। आयत और वर्ग के बारे में आपको डिस्कस कर दिया जा चुका है। अब हम बात करेंगे समलंब चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज, और समलंब चतुर्भुज समझते हैं, ट्रेपीजियम, इंग्लिश में इसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। आप लोग इंग्लिश हिंदी दोनों कई बार जानते हैं, हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत कर देता है कि इंग्लिश में ही वर्ड दे देता है ट्रेपीजियम। इसका वॉल्यूम जो याद रखना है आपको, इसका क्षेत्रफल याद रखना है पूरा। तो याद रखना है कि इसमें 2 भुजाएं समांतर होती हैं। देखो ज्योमेट्री का बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए कई बार फॉर्मूले रटकर भी आप नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी फॉर्मूले पर आधारित भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया जो होगा वो क्या होगा, 2 × लंबा, ये जो समांतर भुजा है, मान लो कि ये समांतर भुजा ए है और ये बी लेंथ का है, तो समांतर भुजा की लंबाई और उनके बीच की दूरी जो भी है h, तो यहां पर a + b × h हो जाता है। समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। अब इस पर बहुत सारे सवाल और भी बनाते हैं, लेकिन अगर ये सवाल पूछता है तो सबसे बनना चाहिए, सब कोई बनाएगा। दूसरा, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस जो है आपका, इसका जो क्षेत्रफल होता है
पहले तो रोम्बस जानते हैं कि सभी भुजाएं इसके बराबर होता है, ये वर्ग का बिगड़ा हुआ रूप है। तो बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो, केवल याद रखें कि समचतुर्भुज अगर है तो इसके जानते हैं खास बात ज्योमेट्री का नियम है कि ये ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे कि इसके डायगोनल 90 पर काटते हैं, तो ये बेहतरीन बात हो जाता है कि ये तीनों ट्रिपलेट हो जाता है, ये तीनों क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पहले इसका ठोस क्षेत्रफल याद रखना है, क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हाफ गुने d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है, विकर्ण है, यहां पर जैसे कि कौन सा है विकर्ण, यहां पर विकर्ण है आपको AC और BD। बस इतना तो कम से कम याद रख सकते हैं कि मेन फॉर्मूला कि हाफ गुने d1 इंटू d2, इसका फॉर्मूला मेन की 2 इंटू, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूं क्या, यहां पर मैं गलत लिख दिया था शायद, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ होने L प्लस बी इंटू एच। देखो कहीं गलती होता है तो देख लेना, क्योंकि ये आपको अभी फॉर्मूला बताए हैं अभी पीछे, हाफ इंटू A प्लस बी इंटू एच, और यहां पर हाफ इंटू d1 इंटू d2 यानी विकर्णों का गुणनफल। तो ये दोनों पर बहुत पूछते रहता है, अब इसको याद कर लीजिए आप। एक और पूछते रहता है कि सर समांतर चतुर्भुज का कैसे, समांतर चतुर्भुज में कुछ नहीं, जिसके केवल समांतर भुजाएं अगर समांतर चतुर्भुज देता होगा तो उसमें क्या करता होगा कि एक भुजा की लंबाई दे देता होगा और उनके बीच की दूरी दे देता होगा, यानी कि दो भुजाओं के बीच, अगर मान लो कि लंबी भुजा की लंबाई दिया तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी दे देगा। यहां पर जैसे लंबी भुजा की लंबाई दिया है तो इनके भुजा के बीच की दूरी दे देगा। अगर इसका मान लो लंबाई दिया है, ये आपका L है और ये B है, तो इसके क्षेत्रफल के लिए क्या करना है, यहां से ऊंचाई ये वाला लेना है, इसके रेस्पेक्ट में ऊंचाई यानी कि H2, ये H1 है आपका, और एरिया क्या हो जाएगा इसका हाफ इंटू L इंटू H1, और सॉरी इसका L इंटू H1 और यहां पर B इंटू H2। केवल इसका क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है क्षेत्रफल, किसका, समांतर चतुर्भुज का। तो मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने संगत ऊंचाई, कोरेस्पॉन्डिंग हाइट, यानी कि ये वाला का ऊंचाई कौन है, ये, इसका ऊंचाई ये है। तो मुझे लगता है कि बात समझ में आ रहा होगा। मैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। सवाल हम लोग लगता है कि 10 क्वेश्चन के करीब कर रखे थे। क्वेश्चन नंबर था आपका 10 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं 11। हाँ 10 नंबर डिस्कस किए कि नहीं किए, यहां पर डिस्कस हो गया था। देखिए बाबू, अगर जो भी कमेंट कर रहे हैं थोड़ा सा कायदे से, चूंकि बहुत बच्चियां भी हैं इसमें जुड़ी हुई हैं, और थोड़ा सा हिसाब से रहा करें। आपका कमेंट है, बहुत लोग देख पाते हो सकता है कि आपके अभिभावक भी देख रहे हो, तो थोड़ा केयर कीजिए। सवाल देख रहे हैं अगला, कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 175 सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है, एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, एक अन्य विकर्ण की लंबाई क्या है। देखो समचतुर्भुज के बारे में अभी हम डिस्कस किए कि कोई भी समचतुर्भुज है, रोम्बस है, उसका विकर्ण दे रखा है। अगर एक विकर्ण की लंबाई यानी कि d1 मान लेते हैं कि 25 दिया हुआ है और d2 मुझे निकालना है, और क्षेत्रफल दे रखा है 175, एरिया दे रखा है 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको केवल अभी बताया कि फॉर्मूले पर आधारित ही पूछ देता है। आपको समचतुर्भुज का यानी रोम्बस का क्षेत्रफल होता है हाफ गुने d1 इंटू d2, ये होता है एरिया। अब आपका एरिया दे रखा है 175 बराबर हाफ, d1 आपका 25, d2 आपको निकालना है। मुझे लगता है कि काटेंगे, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिएगा, 25 से 25 सत्ते 175 और d2 बराबर 7 दूना 14। तो देखो ये होता क्या है कि आपको कई बार फॉर्मूले ही दे देता है। हाँ इसमें अगर थोड़ा मोड़ा घुमाता तो देखता है विकर्ण का क्या है, उसको
बताता है कि दूसरी विकर्ण क्या है या नहीं है, वो अलग बात है, वो थोड़ा लेंदी हो गया। लेकिन आपको ये फॉर्मूले पर जब पूछता है तो मुझे लगता है कि बननी चाहिए, फॉर्मूले याद रहने चाहिए। अगला देखता हूं, सवाल अगला है, कहता है कि एक शंकु के छिन्नक, अभी मैंने छिन्नक के बारे में डिस्कस किया, विकास यादव, छिन्नक के बारे में डिस्कस किया। आप सवाल बताइए 12 का आंसर। जो लोग केवल पढ़ने के लिए हैं अभी जुड़े हुए हैं वो लोग भाई पढ़े, नहीं तो बाकी बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं जिसको आप ऑनलाइन देख सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं है उसमें। एक शंकु के छिन्नक का आयतन जिसकी त्रिज्या 8 है और 10 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितना होगा? ऊंचाई आपका 21 सेंटीमीटर है, तो उसका क्या पूछ रहा है? आयतन पूछ रहा है। आपको पता है छिन्नक के बारे में अभी डिस्कस किए, फिर डिस्कस कर लेते हैं। छिन्नक का जो है वॉल्यूम, ये नीचे में एक वृत्त होता है और एक ऊपर में वृत्ताकार सरफेस होता है, और इसका ऊंचाई एक होता है। तो इसका वॉल्यूम बताए थे कि शंकु जैसा ही होता है कि 1/3 गुने, मैं लगता है कि छिन्नक में भी गलत बता रखा हूं क्या? छिन्नक का जहां अगर होगा वहां सुधारिएगा। छिन्नक में 1/3 होगा पक्का, और इसमें मैं लगता हूं कि गलत कहीं लिख रखा हूं शायद, क्योंकि वॉल्यूम वाला में गड़बड़ हुआ होगा तो इसमें भी गड़बड़ हुआ होगा। देखो यहां पर मैंने बताया है 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच होगा। ये छिन्नक के बारे में पूरा मैंने यहां पर बता रखा है। जिनको भी ये गलत लिख लिए होंगे वो जरा केयर करेंगे, मैं एक इसका बनाकर जरूर डाल दूंगा। आज जितने लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चनों का वो बहुत अच्छी बात है, देखें, नहीं तो मैं इसके लिए वीडियो अलग से फिर से बना दूंगा। लेकिन यहां पर जिनको भी डाउट हुआ है, गलत हुआ है, वो जरूर इसको सुधार लें, ठीक है। प्रश्न संख्या सॉरी ये जो छिन्नक, और मैं अगला प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। सवाल हम देख रहे थे शायद 15 नंबर क्वेश्चन। तो छिन्नक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। तो जहां भी त्रुटियां हैं, आप लोग उस समय शायद बहुत लोग जुड़े हुए नहीं थे, या फिर जिनको भी आपको कहीं भी कमेंट में जहां भी डाउट होता है वो जरूर बताएं। 1/3 इंटू आर स्क्वायर, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर और इंटू एच होता है। तो ये केवल फॉर्मूला पर दे रखा है, ठीक है। आयतन निकालना है आपको, 10 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो आप निकाल लीजिए। 1/3 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर, यानी कि 10 दहिए 100 प्लस 8 64 प्लस 10 80 गुने कितना? एच यानी कि आपका कितना आ रहा है? 21। कैलकुलेट करिएगा, 7 से कट रहा है 21। सभी के यूनिट प्लेस तकरीबन अलग अलग हैं। 7 या 21 से कट जाएगा, 21 से 22 से गुना करना। ये जोड़ के कितना आ रहा है? देखो ये जोड़ के आ रहा होगा 8 6 14, यानी कि 22 गुने आपका आ रहा है 244। 4 दूनी 8, 8 वाले 2 ऑप्शन है, लेकिन 22 से 400 के करीब आ रहा है। तो आंसर कौन सा होना चाहिए? ए होना चाहिए। गुना कर लीजिएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 8 8 होगा, यानी कि आपको 8 4 12 53 68 हो जाएगा। मुझे लगता है कि दिख रहा होगा। बी आंसर बता रहे हैं सब लोग, ए आंसर होना चाहिए। 43 से 28 नहीं, ए आंसर होना चाहिए। बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। 1/3 जरूर लगाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सवाल अगला, यदि एक वृत्त के व्यास को 15% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा? देखो बाबू, रेडियस व्यास यानी 2r या आपको परिधि यानी कि 2πr, सभी का अनुपात जो होगा, मान लेते हैं कि रेडियस r1 है, त्रिज्या अगर मान लो ध्यान दीजिएगा, ये व्यास अगर व्यास हम जानते हैं 2r होता है, परिधि जानते हैं 2πr होता है, और क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, ठीक है। अब अगर रेडियस आपका दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है r1 और r2, तो व्यास का अनुपात क्या होगा? ये हो जाएगा 2r1 2r2, और ये 2πr1 और 2πr2, और ये जो होगा सो पाई r1 का स्क्वायर और पाई r2 का स्क्वायर,
यानी कि यहां पर जब अनुपात निकालेंगे तो R1 अनुपात R2 होगा, यहां पर अनुपात निकालेंगे R1 अनुपात R2 होगा, ये इसका भी अनुपात निकालेंगे तो R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर होगा। एक चीज केयर कर रहे होंगे आप कि व्यास या परिधि का अनुपात वही होता है जो त्रिज्या का अनुपात है, लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात उन्हीं के वर्गों का अनुपात होता है। क्लियर है बात? अब देखो इसमें क्या कह रहा है, एक वृत्त का व्यास 15% बढ़ गया, 15% बढ़ गया व्यास, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? मतलब व्यास बढ़ना मतलब कि त्रिज्या बढ़ना, और कितना बढ़ा है? 15%, यानी 100 से कितना हुआ है? 115, है ना। व्यास बढ़ना मतलब कि त्रिज्या बढ़ना, क्योंकि जितना व्यास का अनुपात होगा दोनों का बढ़ने से पहले या बढ़ने के बाद, वही त्रिज्या का भी अनुपात होगा, वही परिधि का भी अनुपात होगा। त्रिज्या का अनुपात वही है, वही किसका अनुपात है? परिधि का। ठीक है, तो यहां पर काटिए, 23 बचे 15 से और 20 बचे 100। और अगर क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, त्रिज्या ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो इसी का स्क्वायर यानी 20 है 400, और 23 का स्क्वायर 23 है 529, यानी कि बढ़ेगा कितना? ये बढ़ेगा 129 अगर बढ़ा है कितना से? 400 से, तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा? प्रतिशत वृद्धि दिख जाएगा आपको। यहां से 4 से भागा दीजिए, 4 तिया 12 और यहां पर 4 दूना 8, यानी कि 32.25 आपका इसका आंसर हो जाएगा डी। समझ में आ रहा है बात? डी इसका आंसर होगा। तो इतने सवाल जो हैं आपके, मुझे लगता है कि क्लियर हुआ होगा। एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप समान है। एक वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4a, और वृत्त का परिमाप मतलब परिधि, तो 2πr। एक वर्ग का परिमाप 4a और वृत्त की परिधि कितना? 2πr। जो वृत्त है उसका त्रिज्या अगर r होगा तो परिधि होगा 2πr। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1386 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहां पर समझिए कि इससे हमारे भुजा और दोनों के बीच अनुपात निकल जाएगा, यानी कि ये अगर हम 22/7 लेते हैं और ये 2 है और ये r है, तो 4a बराबर ऐसा होता होगा, और a बटा r बराबर हो जाएगा 11/7। a बटा r बराबर कितना होगा? 11/7। अब मुझे निकालना है क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसको लिख सकता हूं, a है हमारा 11 और r है हमारा 7। मैं अगर क्षेत्रफल निकालूं तो πr स्क्वायर बराबर यहां दे रखा है 1386, यानी कि r स्क्वायर बराबर आप देखिएगा तो 1386 भागे 22 गुने 7। क्या 22 से कट जाता है क्या? ये 22 से कटना चाहिए। कितने बार में कटेगा? 22 छक 63 बार में कटेगा, और r बराबर 9 × 7 यहां है, यानी 3 × 7 होगा, 7×21 होगा। रेडियस 21 आ गया। अब जरा सा देखो कि यहां पर हमारा अनुपात क्या था? रेडियस हमारा 7 है, सो 21 दे दिया, इसीलिए 11 जो होगा 33 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्षेत्रफल वर्ग का है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। मुझे लगता है कि 33 का स्क्वायर आपको पता होगा, एक ही है ऑप्शन में 1089, लास्ट में 9 वाला है भी एक ही। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 1089। एक अंतिम सवाल देखते हैं। अगले क्लास में याद रखिए कि मैं फिर से पूरा फॉर्मूले लिखूंगा, फिर से पूरा फॉर्मूला फिर से लिखूंगा, और यहां से यानी 15 नंबर क्वेश्चन से जरूर बताऊंगा, 15 नंबर के बाद से, और सभी लोगों को जोड़ना है अगले क्लास में भी। मैं प्रयास करूंगा कि अगले क्लास में पूरा फॉर्मूला फिर से रिवाइज करवाऊं, ठीक है। और अगला क्लास भी 6 बजे से ही रहेगा, और ये इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप फॉर्मूले में जहां भी त्रुटि हुआ उसको सुधार लें पहले। अगले क्लास में फिर से मैं फॉर्मूला लिखूंगा, समझाऊंगा, ठीक है। सवाल अगला, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 दिया हुआ है। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई
28 दिया हुआ है और उसके आधार का व्यास 42। देखो 42 दिया हुआ है, आधार का व्यास यानी कि 21 होगा। कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 28 है, ये पता है 28। आप देखो कि ये आपको मैंने बताने के क्रम में बताया है कि ये जो होता है आपका, ये हाइट है और ये बेस है, तो ये हाइपोटेनस है एल। आप क्या करो, अगर मैंने वहां पर अभी फॉर्मूले में डिस्कस कर रखा है कि अगर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो ये लैटरल हाइट है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर अगर 28 देता हो और बेस अगर 21 देता हो तो हाइट कितना होगा, यानी लैटरल हाइट कितना होगा। सो देखिएगा, इसको नहीं समझ में आता है, इसको काट लीजिए। 7 चौक 28, 7 21 और 7 ये 4 और 3 अनुपात आ रहा होगा। 4 और 3 का ट्रिपलेट कितना होगा पता है आपको, 5। यानी 7 चौक 28, 7 21 तो 7 बचे 35 यहां पर हो जाएगा। यानी कि इसकी लंबाई जो होगा सो 35 सेंटीमीटर होगा। यानी कि अगर ये 28 था इसका ऊंचाई, तो लेटरल हाइट कितना हो जाएगा इसका 35 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है बात। चूंकि इसको काट रहे थे 7 से, तब 4 अनुपात 3 आ रहा था, तो ये कितना होगा 5। यानी 7 चौक 28, 7 21, 7 बचे 35 होगा। मुझे लगता है समझ। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, तो कर्व सरफेस एरिया हमने बताया है। कर्व सरफेस एरिया इसका कितना होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल। पाई यानी 22/7, आर यानी कि 21 और एल यानी कि 35। 7 बचे 35, कट जा रहा है ये 5 बार में। 5 दूनी 10, 110 आया। 21 गुने 11 करेंगे तो 2 3 1 0 होगा 2310। मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 15 का सी। मुझे लगता है कि बातें क्लियर हुआ होगा। 2310 बहुत लोगों का आंसर है। यानी कि आज का जो भी वीडियो है, मैं देखता हूं इसको आपको देना है कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जुड़े रहिए। प्रयास करूंगा कि इसको मैं वीडियो रखूं और आप लोग अगर फायदा होता है तो मैं निश्चित तौर पर आगे भी इस तरह के, क्योंकि मेंसुरेशन और ज्योमेट्री खास करके ये सब ऐसे हैं कि जिसमें कि बच्चों को बार बार रिवीजन की आवश्यकता है। तो मैं कई बार ऐसे ही ऑनलाइन आकर आपको सारा बताऊंगा, लेकिन अगले क्लास वीडियो में जरूर, यानी कि नेक्स्ट डे ही 6 बजे से फिर मैं पूरा फॉर्मूला आकर पहले लिखूंगा, उसके बाद से 15 नंबर क्वेश्चन के बाद से सोल्यूशन करूंगा। इस तरह से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग बच्चे बोल रहे हैं गलत कमेंट को ब्लॉक किया जाए, ठीक है, उनको ब्लॉक किया जा रहा है। आप लोग अपने माइंड को कुशित ना और कलुषित ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।